अच्छा राजू भाई, ये जो एनसीपी पार्टी के अंदर जो टूट फूट हुई है, तो एनसीपी की अगर हम बात करें तो वो भी महाविकास आघाड़ी का एक हिस्सा है। तो इस टूट फूट का महाविकास आघाड़ी के ऊपर कितना असर आपको दिखाई दे रहा है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि अभी कहीं महाविकास आघाड़ी बच पाएगी। और मैं ये हमारे कांग्रेस के आला कमान से मैं अपील भी करना चाहता हूँ कि ये महाविकास आघाड़ी के चक्कर में ना पड़ते हुए इस महाराष्ट्र की, ये महाविकास आघाड़ी से महाराष्ट्र के लिए है, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी जिसे कहते हैं MVA। मैं ये समझता हूँ कि इस स्टेट की, इस प्रांत की जो 288 सीट है, सारी 288 सीटों के ऊपर कांग्रेस ने लड़ना चाहिए। जो 48 सीट लोकसभा की है, ये पूरी की पूरी 48 सीट के ऊपर कांग्रेस ने लड़ना चाहिए। हमें किसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए, ना शिवसेना के भरोसे ना एनसीपी के भरोसे हमें, क्योंकि आज जो माहौल देख रहे हैं हम लोग, जो हवा देख रहे हैं हम लोग, वो हवा जो है वो कांग्रेस की है। वो हवा जो है राहुल गांधी की यात्रा की है, जो उन्होंने एक भारत जोड़ो यात्रा की थी। आज उसका असर हमें कहीं ना कहीं कर्नाटक में देखने को मिला। हमने देखा कि कर्नाटक में किस तरीके से मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम्स। दोस्तों, एक कहावत है कि राजनीति जो है वो संभावनाओं का खेल है। यहाँ पे कोई किसी का परमानेंट ना दोस्त होता है ना कोई दुश्मन होता है। पिछले दिनों जिस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी भूचाल आया हुआ है, जो टूट फूट हुई है एनसीपी पार्टी में, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और साथ ही साथ केंद्र की जो भाजपा सरकार है, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहती है, देश में लागू करना चाहती है, वो कितना असर करेगा यहाँ के माइनॉरिटी के ऊपर, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जो राजनीति की अच्छी सूझबूझ रखते हैं, अच्छी पकड़ रखते हैं, राजू अंसारी साहब हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। तो आइए इन दोनों विषय पे उनसे चर्चा करेंगे और उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। तो राजू भाई, आपका स्वागत है हमारे चैनल मुमरा टाइम्स में। सर, मेरा आपसे पहला सवाल ये रहेगा कि आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि यूपी के बाद महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे लोकसभा की 48 सीटें हैं। मतलब यूपी के बाद सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र के अंदर सीटें हैं। तो शायद भाजपा अपने आप को यहाँ पे महाविकास आघाड़ी के सामने लोकसभा चुनाव में काफ़ी कमज़ोर महसूस कर रही थी। तो क्या ये टूट फूट इसीलिए कराई गई है? जो आप कैसे देखते हैं पूरे घटनाक्रम में जो हाल ही के दिनों में हुई है, जिस तरीके से पहले शिवसेना पार्टी को तोड़ा गया और अब एनसीपी के अंदर टूट फूट हुई है, इस पूरे घटनाक्रम पे आपका क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। सबसे पहले तो मोइन शेख साहब, मैं आपका स्वागत करता हूं और आपका चैनल मुमरा टाइम्स का स्वागत करता हूं कि आपने यहां पर आकर मेरा इंटरव्यू लेने की कोशिश की और मेरे तासुरात जानने की कोशिश की है। मैं आपके और आपके चैनल के माध्यम से तमाम इस देश के, भारतवर्ष के जो लोग हैं उनको मैं ये बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से आज महाराष्ट्र में उथल पुथल है, ये इससे पहले गोवा में भी हो चुकी है, इससे पहले MP में भी हो चुकी है, इससे पहले गुजरात में भी हो चुकी है। तो ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, ये होता रहेगा। ये पिछले 2014 के इस जो NDA की सरकार बनी है, बीजेपी की मोदी सरकार, तब से हम देख रहे हैं कि इस देश के अंदर तानाशाही, अराजकता, फैशिज्म, डिक्टेटरशिप ये चल रही है। क्योंकि सत्ता का लोभ इन्हें इतना ज्यादा है कि ये अपोजिशन में बैठना नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि बाय हुक और बाय क्रूक, साम दाम दंड भेद, इसका इस्तेमाल करके सत्ता अपने हाथ में ही रखी जाए और सत्ता का भोग लिया जाए। जबकि जमहूरियत में ऐसा होता नहीं है। जमहूरियत में जनता जनार्दन ने जो फैसला दे दिया उसको अपने ऊपर अपने स्टाइल में लेना चाहिए। उसका, उनके हुक्म को, मतलब जनता का जो फैसला है उसको सर आंखों पर लेना चाहिए और उनके फैसले के ऊपर अमल करके और अच्छे से अच्छा काम करके वापस से सत्ता में आने की कोशिश करनी चाहिए। मगर ऐसा हो नहीं रहा है। और ये क्यों नहीं हो रहा है, उसकी वजह साफ साफ है कि जो ये सरकार है, ये सरकार जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानती है। हमारा जो संविधान है, इस संविधान को नहीं मानती है। बस इस संविधान को ना मानने की वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है। क्योंकि वो डिक्टेटरशिप की सरकार है, हिटलरशाही की सरकार है और तानाशाही की सरकार है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि हम ताकत का उपयोग करके हम हर चीज कर ले जा सकते हैं और कर रहे हैं वो लोग। इस वक्त में जब ऐसा वक्त चल रहा हो, तो मेरी ये अपील आज से 3 साल पहले, 3.5 साल पहले की अपील थी मेरी ये। मैंने उस वक्त में हमारे जो शरद पवार साहब जो एनसीपी चला रहे हैं, हमारे घटक दल हैं वो, तो उनको उस वक्त में मैंने अपील की थी। मैंने हमारे कुछ लोगों ने अपील किया था कि अगर आपको सरवाइव करना है इस नरसंहार के अंदर, इस मतलब इस संहार के अंदर, तो आपको कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर विलय होना पड़ेगा, विलीन होना पड़ेगा। और आज अगर वो विलीन हो जाते तो आज उनका ये हाल नहीं होता था। अच्छा राजू भाई, ये जो एनसीपी पार्टी के अंदर जो टूट फूट हुई है,
तो एनसीपी की अगर हम बात करें तो वो भी महाविकास आघाड़ी का एक हिस्सा है। बिल्कुल। तो इस टूट फूट का महाविकास आघाड़ी के ऊपर कितना असर आपको दिखाई दे रहा है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि अभी कहीं महाविकास आघाड़ी बच पाएगी। और मैं ये हमारे कांग्रेस की आला कमान से मैं अपील भी करना चाहता हूँ कि ये महाविकास आघाड़ी के चक्कर में ना पड़ते हुए इस महाराष्ट्र की, ये महाविकास आघाड़ी सिर्फ महाराष्ट्र के लिए है, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी जिसे कहते हैं MVA। मैं ये समझता हूं कि इस स्टेट की, इस प्रांत की जो 288 सीट है, सारी 288 सीटों के ऊपर कांग्रेस ने लड़ना चाहिए। जो 48 सीट इस लोकसभा की है, ये पूरी की पूरी 48 सीट के ऊपर कांग्रेस ने लड़ना चाहिए। हमें किसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए, ना शिवसेना के भरोसे ना एनसीपी के भरोसे हमें, क्योंकि आज जो माहौल देख रहे हैं हम लोग, जो हवा देख रहे हैं हम लोग, वो हवा जो है वो कांग्रेस की है। वो हवा जो है राहुल गांधी की यात्रा की है, जो उन्होंने एक भारत जोड़ो यात्रा की थी। आज उसका असर हमें कहीं ना कहीं कर्नाटक में देखने को मिला। हमने देखा कि कर्नाटक में किस तरीके से फुल मेजोरिटी के साथ में कांग्रेस ने वापिस से सत्ता परिवर्तन किया है। और मैं ये समझता हूं कि अगर इसी तरीके से अगर हमारे कांग्रेस का जो कैडर है वो अगर जिंदा हो जाता है, चाहे वो हमारा यूथ कांग्रेस हो, चाहे वो सेवा दल हो, चाहे वो महिला कांग्रेस हो, चाहे वो माइनॉरिटी कांग्रेस हो, चाहे वो पैरेंट बॉडी, बहुत सारे हमारे जो फ्रंटल्स हैं, जितने भी फ्रंटल्स हैं, ये सारे फ्रंटल्स को हमें ताकत देने की जरूरत है। और कांग्रेस इन फ्रंटल्स को ताकत दे करके पूरे इस देश के अंदर, खाली महाराष्ट्र ही नहीं, पूरे इस देश के अंदर उनको जागरूक और उन्हें जिंदा करना चाहिए। मैं समझता हूं कि बहुत जल्द हमारी जो कांग्रेस की हवा है ये पूरे देश के अंदर फैल जाएगी और इस पूरे देश के अंदर एक क्रांति वापस से लेकर आएगी। और इस क्रांति का माध्यम ये होगा कि हम जो भी लोकसभा के इलेक्शन 1 साल बाद होने वाले हैं, इस लोकसभा के इलेक्शन में हम हो सकता है कि हम इस एनडीए की सरकार को, इस मोदी की सरकार को, इस फैसिज्म की सरकार को हम लोग पराजित कर पाए। राजीव भाई क्या कहना चाहोगे कि जिस तरीके से मतलब अजित पवार साहब उन्होंने मतलब एनसीपी छोड़ के मतलब जो महाराष्ट्र की सरकार है उसमें वो शामिल हो गए हैं। पुरानी कहावत है कि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। अब तो 2 की बजाय 3 तलवारें हैं। तो क्या लगता है कि इन 3 तलवारों में आपस में टकराव होगा और ये महाराष्ट्र की सरकार कितने दिनों तक चलेगी? आपका क्या कहना है? देखो, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है ये सरकार पूरा अपना टर्म निभाएगी, इसमें कोई उनको अड़चने या कोई रोड ब्लॉक्स नहीं दिख रहे हैं मुझे। और ये सरकार जो है पूरा अपना टर्म पूरा कर लेगी। और रही बात एक म्यान में 3 तलवार की, तो देखो ऐसा है कि जो सत्ता के जो भोगी होते हैं उन्हें सत्ता का भी लोभ होता है। तो जब सत्ता का लोभ होता है तो कहीं ना कहीं हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, और ये कॉम्प्रोमाइज करके सरकार चला ले जाएंगे। और जिस तरीके से, मैं एक बात बोलता हूँ, कांग्रेसी होने के बावजूद एक तारीफ करूंगा हमारे सीएम एकनाथ जी शिंदे साहब की, कि जिस तरीके से आज उन्होंने इस पूरे महाराष्ट्र स्टेट के अंदर विकास के कार्य के अंदर एक तेजी लाई है, इस प्रगति के अंदर जो तेजी लाई है, उनकी सराहना करनी चाहिए हमें। कि जिस तरीके से उन्होंने सेंट्रल के जो फंड है, चाहे वो स्मार्ट सिटी का फंड हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का फंड हो, उसको किस तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए, किस तरीके से पब्लिक का फायदा करना चाहिए, वो हमें कहीं ना कहीं दिख रहा है। जिस तरीके से आज देखें कि आपके हमारा जो MTHL है, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, हो सकता है, उम्मीद है मुझे कि अक्टूबर में वो चालू हो जाएगा। हो सकता है कि हमारा मुंबई दिल्ली जो एक्सप्रेस वे है वो हो सकता है कि हमारा दिसंबर के आसपास में हमारा वो चालू हो जाएगा। हमारा जो एरोली कटई रोड का जो फर्स्ट फेज है वो चालू हो जाएगा। हमारा जो मोटेगांव मानकोली जो ब्रिज है वो उम्मीद है कि बहुत जल्द 1-2 महीने में वो चालू हो जाएगा। तो जिस तरीके से इन लोगों ने ये इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करने का काम के अंदर जो तेजी लाई है, चाहे वो मेट्रो के अंदर हो, चाहे वो बुलेट ट्रेन के अंदर हो, हम देख रहे हैं कि जो पिछले 2.5 साल की सरकार थी, 2.5 साल की सरकार ने हर प्रोजेक्ट को स्थगित कर दिया था, स्टैंड स्टिल कर दिया था, जिसकी वजह से हमारे एक्सचेकर के ऊपर, हमारे रेवेन्यू के ऊपर भी बर्डन बढ़ गया था। आज जो प्रोजेक्ट हम लोग कर रहे हैं, अगर वो उस टाइम किया जाता तो कुछ पैसे हमारे बचते थे। आज उसकी वजह से, जैसे हमारा कोस्टल रोड है, आज हमारे कोस्टल रोड के ऊपर ही खाली हमारे को तकरीबन, मेरा अंदाजा है कि 800 से 1000 करोड़ रुपया हमारा पैसा बढ़ गया। ये किसकी वजह से हुआ? ये हमारी पिछली MVA की सरकार थी, उसकी वजह से हुआ। इन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया, इन्होंने कोई फैसले नहीं लिए, इन्होंने सेंट्रल से पैसे नहीं ला पाए। तो ये होता है कि जब हम सत्ता में होते हैं तो सत्ता में हम किस तरीके से लोगों की सेवा कर सके, लोगों के काम कर सके, लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप कर सके, पानी, वाटर मीटर, गटर की जो राजनीति है उसको पूरी कर सके, इसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए, तवज्जो देनी चाहिए। और राजू भाई एक सवाल मेरा और आपसे रहेगा कि ये जो केंद्र सरकार, भाजपा की जो केंद्र सरकार है, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो लाना चाहती है, तो इस कानून का मतलब यहाँ के भारत के जो अल्पसंख्यक समाज है उसके ऊपर कितना असर करेगा ये? सबसे पहले तो मैं आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आपको एक चीज समझा दूं मैं, कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पहली मर्तबा नहीं लाया जा रहा है इस देश के अंदर, इस भारतवर्ष के अंदर सबसे पहली मर्तबा मुगल बादशाह अकबर बादशाह ने जब वो दीन इलाही लाई था, वो एक तरीके का उस टाइम का वो यूनिफॉर्म सिविल कोड ही था। मगर उसको हमारे मुजद्दिद
अल्फे सानी साहब, जिन्हें हम इमाम रब्बानी साहब भी कहते हैं, उन्होंने उस वक्त में उनको अपोज किया और अपोज करके उस दीन इलाही के खिलाफ जा करके इस देश के मुसलमानों को समझाया कि ये दीन इलाही है जो है ये हमारे इस्लाम के खिलाफ है और हमारे इस्लाम के अंदर इसकी के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने उसको रद्द करवाया और रद्द करवाने के बाद में उनके बाद जो उनके बादशाह है सेकंड जहांगीर, जिन्हें सलीम भी कहा जाता है, उन्होंने उसे रद्द किया दीन इलाही को और फौरन हमारी जो शरीयत लॉ जो है, हमारी जो इस्लामिक लॉज है, उसको उन्होंने फॉलो करने का आदेश दिया अपने मुसलमानों के अंदर। उसके बाद में सेकंड टर्म में जब हमारे इस देश को आजाद किया गया, तो इस देश को आजाद करने के वक्त में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं था। हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी, जिन्होंने आजादी के 3 साल के बाद में सन 1950 के अंदर 26 नवंबर 1950 को इन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पेश किया था और वो 26 जनवरी को मंजूर होकर के हमारे अमल में आया, इस देश के अमल के अंदर आया, जिसे हम हमारा भारत का संविधान कहते हैं। मगर उस संविधान से पहले हमारे पास एक भारतवर्ष के अंदर अंग्रेजों का संविधान था। उस अंग्रेजों के संविधान के अंदर भी क्या नाम था उनका, मैं नाम भूल रहा हूं उनका, उन्होंने वापस से यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की कोशिश की थी और ये कोशिश हुई थी 23 नवंबर 1948 को। उसको भी उस वक्त के जो हमारे मुस्लिम जितने भी डेलीगेट्स थे, जो हमारी असेंबली के अंदर जो हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट थे, उन्होंने उसको अपोज किया, उसे नहीं आने दिया। उसके बाद में इस देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन बना। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इन्होंने 1960s के अंदर वापस एक अमेंडमेंट करने की कोशिश की और आर्टिकल 35, जिसे आर्टिकल 44 भी कहा जाता है, उस आर्टिकल 44 को लाने की कोशिश की। आर्टिकल 44 को अगर आप पढ़ेंगे तो आर्टिकल 44 जो हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 44 है, वो कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्ट करता है हमारे आर्टिकल 25 को। जो हमारा आर्टिकल 25 कहता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में, उस फ्रीडम ऑफ रिलीजन को कहीं ना कहीं वो कॉन्ट्राडिक्ट करता है। तो मैं ये समझता हूं कि जो आर्टिकल 44 को बाद में लाने की कोशिश की गई, ये गलत है। और उसी तरीके से आज जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जा रहा है, इसको लाने से पहले, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने से पहले उसकी एक ड्राफ्टिंग होनी चाहिए थी। ड्राफ्टिंग को हमारी जो स्टीयरिंग कमेटी होती है, लॉ कमीशन की एक कमेटी होती है, उस कमेटी के पास पेश करना चाहिए था। उसमें उसके अंदर क्या इफ्स एंड बट्स हैं, क्या उसके अंदर प्रोज एंड कॉन्स हैं, इसे समझना चाहिए था। और ऐसे हमारे, क्योंकि हमारे जो 6 लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज है, पारसी है, बौद्ध है, सिख है, क्रिश्चियंस हैं, जैन है और मुस्लिम है, हम अकेले मुसलमान ही माइनॉरिटीज के अंदर नहीं आते हैं। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस देश के अंदर 6 लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज आती है, उनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था कि भाई इस यूनिफॉर्म सिविल कोड में अगर आपको कोई आपत्ति है तो आप इसके आपत्ति का आप हल बताएं या सुझाव दें इसके ऊपर, ये होना चाहिए था। फिर स्टीयरिंग कमेटी ने जाकर के सबको कन्विंस करने के बाद में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लॉ कमीशन के पास देना चाहिए था। मगर ये आउट ऑफ द लॉ जाकर के बिना स्टीयरिंग कमेटी को कंसल्ट किए, बिना स्टीयरिंग कमेटी अपॉइंट किए, इन्होंने डायरेक्टली लॉ कमीशन के जरिए से यूनिफॉर्म सिविल कोड की इन्होंने लाने की तैयारी कर दी है। उसके ऊपर ही अभी देखें पूरे देश के अंदर कवायद चल रही है कि इसे लागू करना चाहिए या नहीं लागू करना चाहिए। देश ने एक सवाल पूछा है। मैं हमारे मुसलमान भाइयों से कहता हूं कि जब भी कोई अगर आपसे ये सवाल करे कि आप इस देश के संविधान को मानते हैं या अपनी शरीयत कानून को मानते हैं, तो आप अक्सर, हमारे बहुत सारे लोग जो हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं और उल्टा जवाब देते हैं कि नहीं हम हमारी शरीयत लॉ को मानते हैं। उन्हें जवाब क्या देना पड़ेगा मालूम है? उन्हें जवाब ये देना पड़ेगा कि हम हमारे देश के संविधान को मानते हैं और हमारे देश के संविधान ने ये हमें अधिकार दिया है, हमें अख्तियार दिया है कि हम हमारे शरीयत लॉ के ऊपर फॉलो करें, हमारे जो इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उसको फाइनल करें, INPLB को फॉलो करें, हमारी शरीयत को फॉलो करें। हमारे संविधान ने हमें आजादी दी है आर्टिकल 25 के जरिए से, जिसकी वजह से हम हमारे जो शरीयत लॉ है हम उसको फॉलो कर सकते हैं। तो ये हमारी मुसलमानों से भी अपील रहेगी कि हम आर्टिकल 25 को पढ़ें और आर्टिकल 44 जो है, जो एबॉलिश करना चाहिए, इसके ऊपर हमें कवायद करनी चाहिए। इसके लिए हमारे इस्लामिक पर्सनल लॉ बोर्ड जो INPLB है, उसके माध्यम से हम लोग ने एक मुहिम चालू की है कि 14 तारीख लास्ट डेट है हमारे सजेशन और ऑब्जेक्शन लेने का, सरकार ने कहा है। और हमने उसके अंदर एक ऐप बनाया हुआ है, एक QR कोड लगाया हुआ है और हर एक से कहा गया कि अपने ईमेल Gmail के जरिए से आप उसके खिलाफ आपकी कंप्लेंट दर्ज करवाएं। तो उसकी कवायद अभी सारे मस्जिदों में चालू हो जाएगी। जितने मुसलमान इलाके हैं, चाहे वो मुमरा हो, मुमरा हो, भिवंडी हो, कल्याण हो, राबोड़ी हो, मदनपुरा हो, धारावी हो, बहराम नगर हो, इस तरीके से पूरे हमारे जो मेट्रोपॉलिटन एरिया है, या इसके बाद में आप यूपी में चले जाएं, आप पंजाब में चले जाएं, आप दिल्ली में चले जाएं, आप MP में चले जाएं, हर जगह पर हमारे जो मुस्लिम संगठन हैं, उस संगठनों ने इसके ऊपर कवायद चालू कर दी है कि किस तरीके से हम लोग लीगल तौर के ऊपर, आज इस देश के अंदर हमारी आबादी तकरीबन 14.3% की है एज पर 2011 सेंसस। आप एक बात को देखें कि अगर आप 14.3% को अगर आप कैलकुलेशन करते हैं 140 करोड़ की आबादी के ऊपर, तो तकरीबन 22 करोड़ मुसलमान इधर इस देश के अंदर हैं। इस 22 करोड़ मुसलमानों से मैं समझता हूँ ज्यादा नहीं, 10 करोड़ मुसलमानों ने अगर इसको ऑनलाइन
अगर अपोज कर दिया कि नहीं भाई हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं चाहिए, और इसके ऊपर उन्हें अगर अपने जीमेल के जरिए अपने इसको रजिस्टर कर दिया, अपने कंप्लेंट को रजिस्टर कर दिया, तो मैं ये समझता हूं कि सरकार हिल जाएगी और यूनिफॉर्म सिविल कोड को वापस बंद बस्ते में डाल देगी। क्योंकि आज से 5 साल पहले की बात है, जब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने की बात की गई थी, तब 10 साल के लिए इसे स्थगिति दी गई थी, 10 ईयर्स के लिए इसे स्टे दिया गया था। अभी वापस 5 साल के अंदर बीच में वापस को लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसके अंदर हमें कोई बहुत बड़ा खतरा महसूस नहीं करना चाहिए। हमें सिस्टमेटिकली अपनी कलम उठा करके इसके खिलाफ बात करनी चाहिए। अच्छा राजू भाई, आखिरी सवाल कि जिस तरीके से इस वक्त पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी की एक लहर बनी हुई है, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो दिखाई दे रहा है, मतलब हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की बम्पर जीत हुई है, उसके बाद अगर कर्नाटक की बात करें तो वहां पे भी ऐतिहासिक जीत हासिल की है आपकी पार्टी कांग्रेस ने। अब उसके बाद जो है, जो आप देख रहे हैं कि मणिपुर जो पिछले 2 महीनों से मतलब जल रहा है, हिंसा हो रही है, कई लोग उसमें मारे जा चुके हैं, वहां पे पीएम मोदी जाना तो दूर की बात है, उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा मणिपुर के बारे में, और वहां राहुल गांधी पहुंच जाते हैं और लोगों को हमदर्दी उनके साथ जब दिखाई पड़ती है भाजपा सरकार को, तो कहीं ना कहीं खलबली मचती है और उन्हें वहां पे मणिपुर में रोकने की कोशिश की जाती है। तो और उसके बाद अगर हम देखते हैं कि राहुल गांधी जाते हैं तेलंगाना में, एक जनसभा संबोधित करते हैं, वहां पे जो ऐसा कहने में आता है कि 4-5 लाख लोगों का मजमा था वहां पे, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आने वाले दिनों में जो कांग्रेस की जो लहर है वो पूरे देश में छा जाएगी, और हो सकता है कि लोकसभा का जो चुनाव होने जा रहा है उसके अंदर बम्पर जीत हासिल करेंगे, हो सकता है सरकार भी बन जावे। और क्या लगता है कि जिस तरीके से जो वहाँ पे बिहार में पटना के अंदर जो बैठक हुई थी तमाम विपक्षी दलों की, और वहाँ पे जो लालू प्रसाद यादव जो आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने जो कहा था राहुल गांधी को लेके कि आप दूल्हा बनिए, हम लोग बाराती बनने के लिए तैयार है, तो क्या ये इशारा है राहुल गांधी को पीएम बनाने के लिए, प्रधानमंत्री बनाने के लिए? कैसे देखते हैं आप, क्या राहुल गांधी 2024 में लोकसभा चुनाव के बाद अगर ये गठबंधन जीतता है तो आपको लगता है कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं मैं कि इस देश के अंदर आज आप जिस तरीके से इनकलाब देख रहे हैं, मैं ये समझता हूं कि अगर इस देश की जनता ने सही तरीके से एक आंकलन कर लिया, सही तरीके से अपने अंदर एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी, एक सियासी शऊर को पैदा कर लिया, तो बहुत जल्द कांग्रेस जो है वापस इस सत्ता के अंदर आ जाएगी। इसमें कांग्रेस ने करना ये चाहिए कि अपनी जितनी भी रीजनल पार्टियां हैं और जितने भी धर्म विशेष के जो लोग हैं, खास करके मुस्लिम माइनॉरिटीज है, उनके लिए कुछ स्पेशल पैकेजेस करके, जैसे कर्नाटक के अंदर हुआ, आपने देखा होगा कि कर्नाटक के अंदर मुसलमानों ने, वहां पे सिर्फ 10% मुसलमान थे कर्नाटक के अंदर, मगर उन 10% मुसलमानों ने बैठ करके उनके साथ में बार्गेन किया, बार्गेन करने के बाद में वन साइड मुसलमानों ने उनको वोटिंग की। आज कर्नाटक में जो कांग्रेस की सरकार बनी, उसका बहुत बड़ा नतीजा जो आया है, उसका बहुत बड़ी वजह जो है वो हमारे मुस्लिम समाज है। तो उसी तरीके से इस देश के अंदर जिस तरीके से हमारी जो मुस्लिम समाज का जो शेयर है वो तकरीबन 14.3% का है, 14% अगर मुसलमान एक तरफा अगर कांग्रेस को अगर वोट देता है, तो मैं ये समझता हूं कि कांग्रेस को सत्ता में आने से कोई रोक नहीं सकता है। तो कांग्रेस ने कहीं ना कहीं अपना एक जो मैनिफेस्टो है, अपना जो घोषणा पत्र है, उसको बनाने से पहले मुसलमानों के लिए वो क्या अच्छा कर सकती है, और मुसलमानों के लिए नहीं, जितनी भी हमारी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज है, चाहे वो बौद्ध धर्म के हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो पारसी हो, चाहे वो सिख हो, हर एक के लिए एक अच्छा सा लिक्विडेटिव ऑफर्स रखना चाहिए। और इस देश के अंदर किस तरीके से उन्नति हो, किस तरीके से डेवलपमेंट हो, इस डेवलपमेंट का एक रोड मैप उन्होंने बनाना चाहिए। हर जो रीजनल पार्टी जो मजबूत है, चाहे वो नवीन पटनायक साहब हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, चाहे वो हमारे मुलायम सिंह यादव साहब के टीम हो, अखिलेश यादव साहब हो, चाहे ऐसे बहुत सारी टीमें अलग अलग हैं, चाहे वो हमारे जगन मोहन रेड्डी साहब हो, है ना, चाहे इन सारे लोगों को लेकर के एक अच्छी टीम बना करके इस फैसिज्म की सरकार के खिलाफ लड़ना चाहिए। इस फैसिज्म की सरकार के खिलाफ हमें इलेक्शन में जीत हासिल करनी चाहिए, और मैं ये समझता हूं कि जीत अवश्य हासिल करेंगे, इंशाल्लाह जरूर हासिल हो जाएगी। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं? देखो ऐसा है, यही था जी, ऐसा है कि प्रधानमंत्री बनाने की जो कवायद जो होती है, क्योंकि अगर गठबंधन की सरकार होगी तो गठबंधन के तासुरात को लेना जरूरी होता है, तो बिना उनके तासुरात के लिए मैं ये नहीं कहूंगा कि राहुल गांधी को भी बना देंगे, मगर मैं ये मेरी तमन्ना है, मैं ये अपनी जिंदगी में देखना चाहता हूं कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने अपने आप को इस देश की राजनीति के अंदर ढाला है, जो उनका एजुकेशन लेवल है, जो उनका विजन है, जो उनके एक डिप्लोमेसी है, जो उनका एक प्रोटोकॉल है, जो उनकी पॉलिसीज है, उसको आप देखें
उनके सामने कहीं कोई टिक नहीं रहा है। बिल्कुल। मगर हो रहा क्या है कि इस गोदी मीडिया के जरिए से, इस गोदी मीडिया के माध्यम से कोई उन्हें पप्पू बना देता है, कोई मोदी को बहुत बड़ा एक लाइफ साइज उनको एक वो क्रिएट कर देता है। तो ये जो है, ये सिर्फ मन गलत बातें हैं, ये एक हाइप है, हाइप एंड हुपला है। इस हाइप एंड हुपला के माध्यम से मोदी सरकार चल रही है। मगर हकीकत को आप देखेंगे, अगर हकीकत को अगर आप जानेंगे, तो मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी है, नरेंद्र दामोदर मोदी जी, वो हमारे राहुल गांधी के सामने कहीं पर भी नहीं टिकते हैं। राहुल गांधी जी हर तरीके से सर्व सक्षम है, हर तरीके से सबको लेकर के चलना चाहते हैं। आप देखेंगे उनकी पारिवारिक जिंदगी को भी आप देख लें, अगर उस पारिवारिक जिंदगी के अंदर भी उन्होंने किस तरीके से अपनी माँ को संभाला, किस तरीके से अपने बहन की इज्जत करते हैं, किस तरीके से अपने बहनों के साथ में लेकर के चलते हैं, किस तरीके से पूरे कांग्रेस परिवार को लेकर के चलते हैं, इसकी मैं बहुत सराहना करता हूं। मैं समझता हूं कि अगर राहुल गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो वापस से इस देश के अंदर एक हरित क्रांति आएगी, एक टेक्नोलॉजी की क्रांति आएगी, एक इकोनॉमिक की क्रांति आएगी। इस देश के अंदर जो सर्वधर्म संभव है, जो अनेकता में एकता है, वो वापस जागरूक होगा, वापस जिंदा होगा। तो दोस्तों, ये थे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राजू अंसारी साहब। इनसे हमने बात की कि मतलब ये जो महाराष्ट्र के अंदर जो पिछले दिनों जो सियासी भूचाल आया था, जो एनसीपी पार्टी में टूट फूट हुई थी, उस बारे में हमने इनसे चर्चा की। और साथ ही साथ जो भाजपा की सरकार है, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो लागू करना चाहती है पूरे देश के अंदर, उसके ऊपर भी हमने चर्चा की। और साथ ही साथ हमने उनसे ये भी पूछा कि क्या राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं लोकसभा चुनाव के बाद। और उन्होंने हमारे सारे सवालों को बड़ा ही सटीक तौर पे जवाब दिया। हम उम्मीद करते हैं कि आप उनके जवाब से मुतमईन हैं या नहीं है, ये आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएंगे। तो दोस्तों, इसी तरह की खबरों से अवेयर रहने के लिए देखते रहिए मुमरा टाइम्स। फिर मिलते हैं नई खबर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।